Hi guys, myself Nitin Pandit, and basically I just going to start some videos tutorial on ASP.NET MVC in just full-on Desi style. So if you want to learn more and more and want to learn about ASP.NET and latest technologies like Angular, Node.js and others, so just subscribe my channel, YouTube channel, and also follow me on C# Corner as well as on Facebook, on Twitter as well. अब स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले बेसिकली ASP.NET MVC सबसे पहली जो चीज़ है, ये कुछ कोई नया फ्रेमवर्क नहीं है. इट्स जस्ट ऑल अबाउट अ न्यू टेक्निक विच इज़ अपग्रेडेड टू ASP.NET, विच इज़ अपग्रेड फ्रॉम ASP.NET एक्चुअली. सबसे पहले अगर आपको ASP.NET MVC में आप एक्सपर्ट हैं, आप काम करते हैं, सो यू कैन गो फर्दर विद दैट. सो जस्ट स्टार्टिंग ASP.NET MVC 5.0. If you have any kind of doubt, so at last I'll give you my contact details, so you can mail me or ping me on WhatsApp and Twitter, Facebook as well as. So देखो भाइयों, सबसे पहले basically in ASP.NET MVC, what is this? What is ASP.NET MVC? What is MVC? MVC कोई नई चीज़ नहीं है. ये सबसे पहली कंप्यूटर साइंस में आई हुई एक डिज़ाइन पैटर्न का एक अपग्रेडेशन है, एक नया नाम है. सबसे पहले जब हमने कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, एट द टाइम द टेक्निक वाज थिंग डू थिंग, वाज द फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न इन कंप्यूटर साइंस हिस्ट्री टू राइट द कोड इन अ मैनर, इन अ पैटर्न that was upgraded in the real time scenarios by the name which is ASP.NET, which is MVC. It's an open source design pattern which is followed by every technologies like Java, PHP and .NET as well as by the name of ASP.NET MVC. So why we are using ASP.NET MVC or whatever it's MVC? Basically सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, जब हम अपने प्रीवियस कोड या प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को हम इनिशियलाइज करते हैं या एनालाइज करते हैं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है अ कॉम्प्लेक्सिटी इन माय सॉल्यूशन. लॉट्स ऑफ फाइल इज देयर, लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज ओवर देयर, लाइक अ डिपेंडेंसी बिटवीन front end and back end, which is also known as a code behind technique. Like suppose if we need to create a view, a page like home.aspx, so where I write my business logic, I'll write my business logic at the back end of this page with the name of home.aspx.cs or whatever it's home.aspx.vb, in which compile time language you are working, it's depending upon you. सो जब सबसे पहले मुझे अपना कोड राइट करना है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि बेसिकली वी नीड टू राइट ओनली माई कोड एट द बैक एंड ऑफ माई फाइल. तो जब भी मैं ये काम करूँगा, सो इन दैट केस अगर मेरा जो डिज़ाइन है अगर वो डिलीट हो जाए, मेरा UI अगर जो है वो डिलीट हो जाए, तो सबसे पहले मैं अपना जो बिजनेस लॉजिक है वो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है. बिकॉज इन ASP.NET वी हैव इवेंट्स, लाइक एक बटन है, ऑन बटन मुझे कुछ कॉल करना है, सो आई जस्ट डबल क्लिक ऑन बटन, दैट विल बी बाइंड विद द डिजाइनर टू द कोड बिहाइंड विद द नेम लाइक button1_click with the 2 parameters, object sender and event arguments. So event are tightly coupled with their objects, with their delegates, by the delegates, with their controls. So if just we want to call this same business logic on the different page, और अगर हम इसी कोड किसी दूसरे पेज पे कॉल करना चाहते हैं, so it's not easy to get that. एंड ऑल्सो कि सपोज अगर मैं एक ASP.NET एप्लीकेशन की बात करता हूँ, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द केस ऑफ यूनिट टेस्टिंग. इफ़ यू रिमेंबर दैट, इफ़ यू लिसन, यूनिट टेस्टिंग will follow in the next articles और tutorials. So सबसे बड़ी दिक्कत वही है अगर मुझे इन सब चीज़ों को कंबाइन करना है तो. सो बेसिकली आज मेरे पास ASP.NET MVC डिज़ाइन पैटर्न है, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, व्हाट इज दिस, ये काम कैसे करता है. सबसे पहले ASP.NET MVC या कोई भी MVC डिज़ाइन पैटर्न जितने भी आज तक जितनी भी अलग अलग टेक्नोलॉजी फॉलो करती हैं, सब में एक ही चीज़ कॉमन है. बेसिकली ऑल द एप्लीकेशन विच इज़ डिजाइंड बाय ASP.NEट MVC पैटर्न, दे हैव 3 कॉमन एलिमेंट्स विच इज़ नेम इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. तो तीनों चीज़ें ये डिज़ाइन की गई हैं एक किसी भी MVC एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए. होते क्या हैं, लेट्स सी. इन एनी एप्लीकेशन विच इज़ डिजाइन बाय MVC, we design 3 module, or you can say 3 portion of that application, major portion, like model that belongs to my data source,
my structure of my data, schema of my tables, and also you can say backbone of my application, which is used like database and whole structure of project. What is view? View basically belongs from pages, UI, the portion of UI. Like in the previous application, या previous time, we was design our application by 3-tier architectures. Those have 3 elements: PL, BL, and DEL. If you knows about that, PL stands for presentation layer, BL for business logic, and DEL for data access layer. The same thing which is divided into 3 part, जिनका नाम मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर है. मॉडल द सेम. सबसे पहले हम वही चीज़ कि मॉडल जो डेटाबेस को बिलोंग करता है, व्यू जो पेजेस से बिलोंग करता है, द कंट्रोलर्स जो बिलोंग करता है मेरे उस एप्लीकेशन के सोर्स कोड से, जो मुझे एज अ बिजनेस लॉजिक ट्रीट करना है. मेरी फंक्शंस, मेरी फंक्शनैलिटी, मेरा कोड, मेरा लॉजिक, एवरीथिंग शुड बी इन अ कंट्रोलर्स. सो लेट्स सी. In the next version, Microsoft was also announced a new pattern that name was Area. Suppose अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ और वो एप्लीकेशन इन फ्यूचर और बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो जाती है, सो ये एक गलत तरीका होगा कि अगर मैं एक एप्लीकेशन में बहुत सारे कंट्रोलर, बहुत सारे मॉडल एंड बहुत सारे व्यूज़ बना के छोड़ देता हूँ, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल ASP.NET. तो अगर हम उसे और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये एक नया फीचर माइक्रोसॉफ्ट was provided in version ASP.NET MVC 2.0 that was not available in 1.0. The name is Area. Area is just using to divide or basically separate application into modules. Like अगर मैं एक e-commerce application की बात करता हूँ, in the e-commerce application we have like 3 modules: men's, women's, and kids. So basically, if you just want to create that application in ASP.NET MVC, so without Area, what I need to use, I need to create multiple controllers like men's controller, women's controller, and the kids section. So this is a wrong pattern to create that. We can separate this application by 3 areas like men's area, women's area, and the kids. And all area have their independent MVC application like model views controller, model view controller, and model view controller. So benefit, my entire application will separate it into multiple parts. It's also useful for unit testing, or you can say code integration, because if we design multiple area on the different systems, so we can integrate them easily. Next, in ASP.NET MVC, the major thing is the request life cycle of ASP.NEट MVC. जैसे ASP की बात करते हैं, तो ASP में सबसे पहले जब एक मोस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी जनरली पूछा जाता है व्हाट इज पेज लाइफ साइकिल, बट इन ASP.NET MVC we have a request life cycle. We have a request life cycle. So how the request is going through, where is the major points where my request is redirects. So I am just going to explain in brief. Just follow this design. In this design, I just mentioned 2 type of request, like request by blue line and the red line. I'll discuss first blue line. Like suppose अगर मैं Gmail के लिए request करता हूँ www.gmail.com. So the very first request goes to Gmail. The view will be loaded on your client on your browser. सबसे पहले अगर मैं एक Gmail के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने रिक्वेस्ट करती gmail.com, तो जो मेरे सामने पेज आएगा, डू यू थिंक सो कि देयर वुड बी सम काइंड ऑफ डेटाबेस कनेक्टिविटी और नॉट? आई डोंट थिंक सो. कि सबसे पहला जो पेज आया, जब सबसे पहला ऑन गेट रिक्वेस्ट जो वहाँ पेज लोड हुआ, दैट हैव एनी काइंड ऑफ डेटा? आई डोंट थिंक सो, और एनी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. But whenever we enter my details, credentials, and click on login button, like submit button, so it will redirect to database, redirect to server again, and will verify my credentials which is entered by me in text boxes. जो मैंने text boxes में enter किए थे उन सबको database से मिलाता है. And at last, if your credentials is verified, so it will redirect to your inbox page, or either on the error page where you have to log in or enter your details again. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने 2 रिक्वेस्ट को 2 तरीके से समझाया है. एक मैं ब्लू लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ. द ब्लू लाइन इज यूजिंग टू इंडिकेट रिक्वेस्ट टाइप 1 ओनली फॉर व्यूज
without any kind of data like Gmail first page. And the red line is using to indicate the request type 2 for the view plus a data object from the model or in ASP.NET term databases. So सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक anonymous user whenever request, तो सबसे पहले request जो होती है, request is directly goes to controller. Controller is belongs to my business logic. It's belong just about business logic. It's follow my business logic rules. And every controller have some kind of actions. If we'll see कि अगर हम सबसे पहले एक नॉर्मल URL फॉलो करते हैं MVC का, तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि जैसे अगर हम एक नॉर्मल URL की बात करते हैं तो सबसे पहले देखना कि लाइक ASP में हम जब रिक्वेस्ट करते थे, पहला मेरा रिक्वेस्ट होती थी मेरे डोमेन को, देन द डायरेक्टरीज और कुड बी द पेज नेम, है ना. बट इन टर्म्स ऑफ ASP.NET वी कैन से ASP.NET is page principal request. Like every request will directly goes to the page, and every page is a class, so that we need to create an instance of the page on the server side. But in term of ASP.NET MVC or MVC, whenever we need to request, so request directly goes to a controller. A controller is a class. Controller is a class that have a lots of functions, not events. That class have lots of functions, which is known as actions. Actions like are normal methods, but they have HTTP behavior like get and post. We can directly call them by HTTP request, like web methods. Those also have HTTP behaviors in web services. And the third parameter will be ID. This is optional parameter according to the default request or request routing in ASP.NET MVC. You can customize that. You can change as per your need. इन फ्यूचर वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आती है वो जाती है कंट्रोलर को. इन कंट्रोलर एक क्लास है. क्लास के अंदर क्या होगा, सबसे पहले फंक्शंस. क्लास है जैसे कि हमने नॉर्मल उसमें पढ़ा है, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स. सो इफ वी नीड टू कॉल एनी एक्शन, तो एक्शन क्या है, एक्शन एक फंक्शन है. तो फंक्शन कभी भी किसी क्लास के बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं हो सकता. तो सबसे पहले जब हम रिक्वेस्ट करेंगे कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर विल फाइंड विच एक्शन आई नीड टू एग्जीक्यूट फ्रॉम द URL. And if I need to call any method, so first we need to create an instance. So सबसे पहले क्या होता है, controller will create an instance to call their actions. Now if you pass some kind of ID parameters to your action, like it's depending upon the action's signature, कि how many number of argument can have a action in controller class. So it's completely depending upon that. So when you going to request to a controller, so controller will find which action I need to execute, and any action can perform multiple tasks. It's depending upon the action ki what you are returning. Like you need to return a page, you need to return a JSON data, you need to return normal string, and whatever else what you want to return. So it's completely dependent upon your action return type, what you want to return. Suppose if I'm saying ki I can return a page, or maybe can return a page which have that data from the databases, so request will follow. सबसे पहले रिक्वेस्ट की कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने फाइंड किया कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट होगा. देन इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एक्शन की व्हाट आई नीड टू डू. आई नीड टू रिक्वेस्ट टू ओनली अ पेज, और आई नीड टू रिक्वेस्ट टू अ पेज दैट हैव डेटा फ्रॉम मॉडल. तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे ब्लू लाइन के लिए, जो एक ऐसे पेज के लिए है जिसमें कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं है. सो लेट्स सी, व्हेन आई रिक्वेस्ट टू कंट्रोलर इट विल डायरेक्टली रिडायरेक्ट टू व्यू, वेयर आई कैन सी हाउ द रिक्वेस्ट इज वर्क. रिक्वेस्ट कैसे काम करेगी, जब रिक्वेस्ट जाएगी व्यू को, सो व्यू डायरेक्टली गोज टू अ व्यू इंजन. सबसे पहले हम एक व्यू फाइंड करेंगे दैट विल बी लुक लाइक एज द सेम नेम एज द कंट्रोलर. जो कंट्रोलर के जो व्यू होगा बाय डिफॉल्ट टू एक्शन के नाम की जैसा होगा. इफ वी वांट, सो वी कैन चेंज दैट, वी कैन कस्टमाइज दैट, वी कैन मॉडिफाई दैट. सो रिक्वेस्ट विल डायरेक्टली गोज टू व्यू फोल्डर. In my solution there will be first directory with the same name as the controller, where we will find the name of view. If we doesn't find the view in the view folder, so there is also a shared name folder which have the accessibility to get for every other controllers. So when we got the page, so directly page goes to view engine. What is view engine? We will discuss about that. अभी आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि view engine is used to render my pages for the browser, for the client, and will directly return to data, render data
in format of response to the client's browser. So this was the first request. Whenever a client will request for a page, there is no need to get the data from model. So request will comes to controller. Controller find the action name, and action directly goes to going to return something. If that returning a page, so request will goes to views folder. Views will find the path of page and will redirect to view engine. View engine will render my page into response object to the client browser and send it to the client. And if client request or submit the request for a controller for a particular action, if or you can say if you want to return a page on this request with the data from the model, so this request will goes to model first before going to views. So this request will goes to model first and get the data into an object which is also known as model binder object. Model binder object is most important thing. Most of interviewers just asking about that, what is model binder. We will discuss in further videos. So when it returns the data in format of object, an object will goes to view now. So today the request will goes to view, but with the help of data, which is known as model object, or you can say model binder as well. So now the next request will be the same. View will find the path of the page and will bind the data to there with the helper with the HTML helper controls, and will redirect to this page to the view engine. View engine again render this page into response object and will return to client's browser. So this was the request type, how the request is working, how the request is transferred to controller, controller to view, how the data is navigating from the model to the view. At last, in terms, we have two options to get the data from model to the view. There is two kind of binding between both of them. Actually, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मॉडल से डेटा व्यू तक लेके जाने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं, विच इज मॉडल बाइंडर. तो इसके दो टाइप हो सकते हैं बेसिकली. फर्स्ट इज डायनेमिक बाइंडिंग एंड सेकंड कुड बी स्ट्रॉन्गर टाइप बाइंडिंग. डायनेमिक बाइंडिंग, लाइक सपोज आई एम सेइंग यू डू दिस वर्क, आई विल गिव यू समथिंग. तो समथिंग वाज अ सरप्राइज. इट कुड बी एनीथिंग. सो बेसिकली इफ आई विल से कि यू डू दिस, आई विल गिव यू सम कैंडीज. सो यू ऑलरेडी डिफाइन कि जब तुम्हें ये काम करोगे कि तो तुम्हें कुछ कैंडीज मिलेंगी. सो दिस इज कि जब हम कोई काम करेंगे या हमें जो मिलने वाला है जब वो हमें पहले से पता है, विच इज नॉन एज स्ट्रॉन्गली टाइप बाइंडिंग. एंड जब मुझे डेटा का नहीं पता मुझे क्या मिलेगा, दैट विल बी डायनेमिक बाइंडिंग. इट्स रिटर्निंग एज डायनेमिक टाइप विच इज बिलोंग्स टू C# 4.0 एज अ डायनेमिक कीवर्ड. सो वी हैव टू टाइप how we can return how we can send the data from model to view by the dynamic and the strong type binding. Again, dynamic, whenever we doesn't know the type of data, this type of data we is going to get from model. जब मुझे डेटा का टाइप नहीं पता, we have a runtime data type which is dynamic, and जब मुझे डेटा का टाइप पता है कि this type of data we just going to get from model, so this is strong type binding. So again, what is view engines now? Basically, in the version of ASP.NET ASP.NET MVC 1.0, Microsoft just was provided me a view engine which is ASPX. In further, Microsoft provide a new engine which is Razor, and as well as we have third-party view engines again like Spark and और बहुत सारे हैं. So in there we have lots of differences. What are the differences? Like ASPX work on three different extensions. Like if we need to create a page, so we're just going to use ASPX extension. If we're just going to use a user control like known as partial view, so we're just going to use ASCX. If we just need to create a master page, we're just going to use master. In the Razor we have only a same extension for all, like CSS/HTML. Either we just going to create a view, we just going to create a partial view, or we just going to create a layout or master page. Now it's depending upon the compile time language which you are using in backend server side language like C# or VB. If you are using C#, so page extension will be .CSS/HTML. If you are using VB, so then page extension will be .VB/HTML. So thanks a lot. Thank you so much to all of you for watching this video. And it just could be a starting. I just want कि सब समझें अच्छे से समझें. And if you just want to
like this video, to subscribe this video to your YouTube account, and just share it video on your Facebook and Twitter, and tag me as well as. So there's my credentials where you can tag me, where you can find me on Facebook, Twitter, and app and WhatsApp. So where you want, just ping me. I'm happy to help you out. Just thank you so much all of you, and just wait for the next video.